नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कृषि नेटवर्क सेशन में। मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ दिव्या, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा जी, जो कि आज आपको बताएंगे डेयरी पशुओं में विभिन्न प्रकार के टीकाकरण का महत्व। इस विषय में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर से, उनके बारे में जानेंगे, फिर हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद मैम। मैं डॉक्टर संजय कुमार मिश्र, पशु चिकित्सा अधिकारी, चौमुहा, मथुरा, उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में कार्यरत हूँ। इससे पूर्व में असिस्टेंट प्रोफेसर गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट दुआसू, मथुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था। इस समय मैं वर्तमान में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जी, बहुत स्वागत है सर आपका कृषि नेटवर्क सेशन में। सर, जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि डेयरी पशुओं में टीकाकरण का क्या उपयोगिता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी भी सफल डेयरी फार्मिंग के लिए पशु स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण कारक का काम करता है। पशुओं को विषाणु जनित और जीवाणु जनित संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशुओं में टीकाकरण एक अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक कार्य है। यदि पशुपालक उचित समय पर टीकाकरण कराएं तो पशुओं को न केवल अनेक बीमारियों से बचाया जा सकता है, बल्कि उनके दुग्ध उत्पादन में गिरावट को भी रोका जा सकता है। टीकाकरण संक्रामक रोगों से जुड़े उपचार की लागत को कम करने में सहायता करता है। इस प्रकार पशुपालक को आर्थिक बोझ को कम करता है। टीकाकरण न करवाने वाले पशुपालकों के पशुओं की मृत्यु से आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि पशुओं में कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका संक्रमण मनुष्यों में भी फैल सकता है, जिन्हें कि हम जूनोटिक बीमारियां कहते हैं। इन जूनोटिक बीमारियों के मामले में आपने भी सुना होगा, जैसे रेबीज है, बर्ड फ्लू है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा जिसको बोलते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस है, पैरा ट्यूबरकुलोसिस है, संक्रामक गर्भपात अर्थात कंटेजियस अबॉर्शन है। इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि पशुओं के टीकाकरण के द्वारा जूनोटिक बीमारियों से पशुओं से मनुष्यों में संक्रमण को रोका जाए। टीकाकरण की उपयोगिता अथवा अनिवार्यता को देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP 2019 से संचालित किया है, जिसके अंतर्गत देश के समस्त डेयरी पशुओं का टीकाकरण निश्चित समयावधि के अंतराल में करना अनिवार्य है। जी सर, मुझे दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि डेयरी पशुओं में किन बीमारियों का टीकाकरण किया जा सकता है? डेयरी पशुओं में मुख्य रूप से 4 बीमारियां होती हैं जिनका टीकाकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 2 बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कि हम प्रिवेंशन अन्य तरीकों से कर सकते हैं। जो सबसे पहली और खतरनाक बीमारी होती है, जिसका नाम खुरपका मुंहपका रोग या फूट एंड माउथ डिसीज भी कहते हैं। जी। यह एक विषाणु जनित रोग है। इसमें पशु को तीव्र ज्वर 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है। उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं और पैर में छाले पड़ जाते हैं। 2-3 दिन के पश्चात जब बुखार थोड़ा हल्का होता है तो मुंह और पैर के छाले फूट जाते हैं और उनमें घाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे पशु मुंह से चारा नहीं खा पाता है और पैर से चलने में लंगड़ाहट उत्पन्न हो जाती है। इन समस्त पशुओं के लिए भारत सरकार ने NADCP में 2 मुख्य टीकाकरण लिए हैं। एक तो खुरपका मुंहपका रोग और दूसरा संक्रामक गर्भपात अर्थात ब्रुसेलोसिस को लिया है। तो इस टीकाकरण अभियान के अंतर्गत भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक खुरपका मुंहपका रोग को नियंत्रित करना और सन 2030 तक खुरपका मुंहपका रोग को भारत देश से उन्मूलन करना इसका प्राथमिक लक्ष्य है। क्योंकि खुरपका मुंहपका रोग होने से न केवल पशु को नुकसान होता है, पशु मालिक को नुकसान होता है, बल्कि राष्ट्र को नुकसान होता है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ट्रेड जो होता है, व्यापार में जो हमारा मीट हमारे देश से विदेशों को जाता है, अगर खुरपका मुंहपका की बीमारी फैलती है या इस तरह का कोई एपिसोड होता है तो हमारा व्यापार ठप हो जाता है और करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान भारत सरकार को होता है। जी। इसके टीकाकरण के लिए
4 माह एवं उससे ऊपर के पशुओं का टीकाकरण किया जाता है एवं 8 माह से ऊपर गर्भित मादा पशु को छोड़ दिया जाता है, जिनको कि अगले चरण में 1 महीने पश्चात या 2 महीने पश्चात जिनका टीकाकरण किया जाता है। तो पहला टीकाकरण 4 महीने के पश्चात करते हैं। उसके बाद बूस्टर टीकाकरण जो है वो 5वें महीने पर करते हैं, अर्थात 1 महीने के बाद करते हैं। तत्पश्चात प्रत्येक 6 महीने में अर्थात वर्ष में 2 बार खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण प्रत्येक पशु का किया जाता है। दूसरा रोग होता है गला घोटू, जिसको हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया के नाम से जानते हैं। इसको पास्चुरेलोसिस भी कहते हैं और घुर्रका रोग भी कहते हैं। यह एक जीवाणु जनित खतरनाक बीमारी है जिसमें पशु की मृत्यु दर बहुत अधिक होती है और इसमें पशु का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। यह एक श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है जिसमें पास्चुरेला मेल्टोसिडा नामक जीवाणु के द्वारा ये फैलता है। पशु की श्वास नली में सूजन हो जाती है और पशु की श्वास नली में यह सूजन जो है बाहर भी होती है और अंदर भी होती है, जिससे पशु के श्वास नली का मार्ग जो है वो सकरा हो जाता है और पशु को सांस लेने में कठिनाई होती है और पशु के मुंह से घुर्र घुर्र की आवाज सांस लेने में होती है। इसलिए गांव में इसका नाम घुर्रका भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक पशु जो 6 माह या उससे ऊपर है उसको टीकाकरण करते हैं और इस टीके की रोग प्रतिरोधक क्षमता 1 वर्ष तक होती है। तो दोबारा जो बूस्टर डोज लगाते हैं वो प्रतिवर्ष गला घोटू टीके की बूस्टर डोज लगाते हैं। तीसरा जो आपका संक्रामक रोग है कहते हैं, यह एक अत्यंत खतरनाक रोग है। इसलिए भी खतरनाक रोग इसको कहते हैं क्योंकि यह जूनोटिक रोग है, यह पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। इस रोग में भी तीव्र बुखार पशु को आता है और पशु गर्भावस्था के अंतिम त्रैमास में अर्थात 6 से 9 महीने में पशु का गर्भपात हो जाता है और गर्भपात होने के पश्चात जेर निश्चित रूप से रुकती है, जिससे बच्चेदानी में मवाद पड़ जाता है और मवाद पड़ने के कारण पशु का दूध भी कम हो जाता है और पशु कमजोर भी हो जाता है एवं आगे के ब्यात में गर्भ का रुकना बहुत बड़ी समस्या होती है। काफी इलाज करने के बाद भी गर्भ धारण होना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें जो टीकाकरण किया जाता है केवल मादा पशुओं में, बछिया पड़िया अथवा कटिया में 4 से 8 महीने की उम्र में केवल 1 बार टीकाकरण किया जाता है और इस 1 बार के टीकाकरण से पशु में जीवन पर्यंत अर्थात लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्राप्त होती है। दोबारा टीका लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। गर्भपात वाले पशुओं से महिलाओं एवं बच्चों को दूर रखने में विशेष सावधानी रखें और प्रभावित पशु का दूध खूब उबाल कर ही प्रयोग करें क्योंकि यह खतरनाक जूनोटिक बीमारी है। चौथी बीमारी जो होती है जिसको लंगड़ा बुखार कहते हैं या ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं, ये क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज के जीवाणुओं से उत्पन्न होती है। इसमें पशुओं के जो स्वस्थ पशु होते हैं उनके मांसल भाग, खासतौर से गोवंशीय पशुओं में होता है, मांसल भाग जैसे पुट्ठे पे मसल में मांसपेशियों में सूजन हो जाती है और उसके अंदर गैस बनने लगती है। तब जब उस स्थान को मसल को दबा करके देखते हैं तो ऐसी स्थिति में चुर चुर की आवाज के कारण गांव में इसे चुरचुरिया रोग के नाम से भी जानते हैं। इसका टीकाकरण भी गला घोटू टीकाकरण के समान 6 महीने और उससे ऊपर के पशुओं में किया जाता है और इस टीके की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी 1 वर्ष होने के कारण प्रत्येक वर्ष इस रोग का टीकाकरण किया जाता है। ये उपरोक्त टीकाकरण वर्षा ऋतु के पहले अगर हो जाते हैं तो हम अपने पशुओं को इन संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित कर लेते हैं। बस ध्यान ये देना होता है कि एक टीकाकरण के से दूसरे टीकाकरण, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने में कम से कम 14 दिन से 21 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि सब टीके एक साथ ही लगा दिए जाएं। और इस क्रम में आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि खुरपका मुंहपका रोग, ब्लैक क्वार्टर लंगड़िया बुखार एवं गला घोटू रोग का कंबाइंड संयुक्त टीका उपलब्ध है और अगर इस संयुक्त टीके को हम पशुओं में इस्तेमाल करते हैं तो हम धन की हानि से बचते हैं। एक टीका कम खर्च में पड़ जाएगा, बजाय हम अलग अलग 3 टीके लगाते हैं और जो मैन पावर है उसकी भी हमको कम आवश्यकता होगी और कम समय में हम इस लक्ष्य को, टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त
रेबीज या हाइड्रोफोबिया एक विषाणु जनित रोग है। आप लोगों ने भी रेबीज का नाम सुना होगा। इस बीमारी में पशु को तेज बुखार के साथ मुंह से झागदार लार आती है। ये बीमारी पागल कुत्ते, सियार या नेवला के काटने से होती है। यह अत्यंत घातक एवं लाइलाज बीमारी है। पूरे विश्व में इसका कोई उपचार नहीं है। यहाँ पे वही एक पुरानी कहावत सच बैठती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उपचार से बचाव बेहतर है। तो इसमें मनुष्य को यह रोग किसी भी गर्म खून वाले रेबीज से प्रभावित पशु के काटने से हो सकता है। रोग के लक्षण वाले कुत्ते के काटने पर या जंगली जानवर जो रेबीज ग्रसित है उससे काटने पर 24 घंटे के अंदर रेबीज का टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। कुत्तों में रेबीज का टीका प्रतिवर्ष अवश्य लगवाना चाहिए। पहला टीका कुत्ते में प्रथम 3 माह की उम्र पर लगाते हैं। उसके पश्चात बूस्टर डोज 1 महीने पश्चात लगाते हैं। तत्पश्चात यह टीका प्रत्येक वर्ष लगाया जाना चाहिए। और यदि किसी मनुष्य को या पशु को रेबीज प्रभावित कुत्ता या अन्य पशु काट लेता है तो ऐसी स्थिति में पोस्ट बाइट टीकाकरण का महत्व होता है, जो कि 0 डे जिस दिन कुत्ता काटता है, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 28वें दिन एवं 90 दिन पर टीकाकरण किया जाता है। और 90 दिन का टीका तो ऐच्छिक होता है। इसमें बस एक चीज ध्यान ये रखते हैं कि अगर रेबीज प्रभावित पशु काटता है तो वो 10 दिन के अंदर मर जाता है। तो 10 दिन के अंदर पशु अगर मर जाता है तब तक हमारा 0 डे, 3 डेज और 7 डेज का टीकाकरण, 3 टीकाकरण हो चुके होते हैं। तो फिर आगे टीकाकरण हमें 14 दिन, 28 दिन और 90 दिन पे करना है। यदि रोग प्रभावित पशु 10 दिन के अंदर नहीं मरता है तो केवल 3 टीके ही हमारे लिए पर्याप्त होते हैं, जो 0 डे, 3 डे और 7 डेज पे होते हैं। इसके अतिरिक्त एक और पशुओं में भयानक बीमारी होती है, जीनोटिक बीमारी होती है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस, राज्य क्षमा अथवा क्षय रोग कहते हैं। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलती है। इसमें पशु लंबे समय तक खांसी एवं पशु काफी कमजोर होता चला जाता है। ऐसे पशुओं की समय समय पर ट्यूबरकुलिन टेस्ट द्वारा क्षय रोग अथवा टीबी की जांच कराते हैं। बीमारी से बचने के लिए दूध को हमेशा अच्छी तरह से उबालकर प्रयोग करते हैं। जी सर। तो सर मेरा तीसरा सवाल यही है कि डेयरी पशुओं में टीकाकरण से लाभ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। टीकाकरण से हमारे पशुओं की संक्रामक रोगों से रक्षा होती है। जी। टीकाकरण के द्वारा पशुजन्य अर्थात जूनोटिक रोग जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की है, उनसे पशुओं से मनुष्यों में संक्रमण को रोका जा सकता है। टीकाकरण पशु स्वास्थ्य और पशु कल्याण दोनों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। टीकाकरण पशु प्रजनन को प्रभावित कर संक्रामक गर्भपात से पशुओं की रक्षा करके पशुपालक को आर्थिक नुकसान से बचाता है। पशुधन को समुचित रूप से प्रबंधित करने के लिए हमेशा समय समय पर टीकाकरण करना अति आवश्यक है। जब भी पशुपालन विभाग की टीम हमारे अर्थात पशुपालकों के द्वार पे आती है तो हम पशुपालकों का उस टीम को सहयोग करना चाहिए और पशुओं को टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए, जिससे कि हम ये संक्रामक बीमारियां हैं इनसे बचाव कर सकें। बीमारी के संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए झुंड प्रतिरक्षा अर्थात हर्ड इम्यूनिटी एक मुख्य कारक है। हर्ड इम्यूनिटी को हम सरल भाषा में कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में 90% पशुओं का टीकाकरण हो जाता है तो 10% पशु जो 4 माह से कम और 8 माह से ऊपर के होते हैं वो यदि छूट जाते हैं तो उनमें हर्ड इम्यूनिटी के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और छूटे हुए पशुओं में भी पशु रोग होने की संभावना काफी कम हो जाती है। टीकाकरण के द्वारा सुरक्षित एवं कुशल खाद्य उत्पादन किया जा सकता है। टीकाकरण खाद्य जनित रोगों के संचरण में कमी लाता है। इस प्रकार पशुओं में टीकाकरण डेयरी कार्यों में रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने में अत्यंत सहायता करता है और पशु कल्याण में सुधार करने में अपना महती योगदान देता है। यह न केवल प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक औषधियों की लागत को कम करता है बल्कि मनुष्य के लिए स्वस्थ उत्पाद और उप उत्पाद प्राप्त करने के लिए भी अति आवश्यक होता है।
तो सर मेरा चौथा क्वेश्चन यही है कि डेयरी पशुओं में सफल टीकाकरण हेतु टीकाकरण से पूर्ण क्या उपयोग किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है कि डेयरी पशुओं में सफल टीकाकरण से पूर्व क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे टीकाकरण की क्षमता जो है वो बढ़ जाए। जी। तो इसमें जो होता है, सबसे सर्वप्रथम क्या करते हैं, पशुओं के आसपास के स्थान को साफ और सुरक्षित रखें, इससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। दूसरा, टीकाकरण से पूर्व पशुओं को पौष्टिक आहार अवश्य देना चाहिए, क्योंकि कमजोर पशु में जो होता है टीकाकरण उतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं कर पाता है जितनी की बीमारी रोकने के लिए आवश्यक होती है। जी। टीकाकरण से पूर्व पशु के स्वास्थ्य की जांच पशु चिकित्साविद से आवश्यक है, क्योंकि बीमार पशु का टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बीमार पशु में ऑलरेडी रोगाणु मौजूद रहते हैं उसी में। और टीके में क्या होता है, टीके में जो जीवाणु या विषाणु होते हैं इनको किल्ड करके या निष्क्रिय करके टीका बनाया जाता है कि ये टीका जब पशु के शरीर में प्रवेश करता है तो यह उस रोग के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करता है और बीमारी को उत्पन्न होने से रोकता है। मतलब टीका में जो बैक्टीरिया या वायरस होता है वो इस प्रकार जो है बनाया जाता है, इस प्रकार उसको प्रतिपादित किया जाता है कि वो टीकाकरण से प्रतिरक्षा तो उत्पन्न करता है परंतु वो बीमारी उत्पन्न नहीं करता है। अगर बीमार पशु में हम टीका लगाएंगे तो बाहर से जो टीकाकरण दे रहे हैं वो टीकाकरण प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के स्थान पर बीमारी को उत्पन्न करने में सहायता करेगा, इसलिए रोगाणु या रुग्ण पशुओं का टीकाकरण नहीं करवाते हैं। इसके लिए पशुओं को रोगों के लक्षणों की पहचान पशुपालक का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे कि पशुओं रोगों को पहचान के पश्चात तुरंत जो है पशु चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके और कम लागत में पशु का उपचार किया जा सके और पशुपालक आर्थिक हानि से बच सके। गर्मियों में खास तौर से पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना चाहिए एवं उन्हें ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। ये नहीं धूप में बंधे हुए हैं, उनको छायादार हवादार स्थान में बांधना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है टीकाकरण के 15 दिन पूर्व कृमिनाशक औषधि। कृमिनाशक औषधि मीन्स डिवर्मिंग, पेट के कीड़ों की औषधि अवश्य पशु को देनी चाहिए। अगर पेट के कीड़ों की औषधि पशु को देते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम जो कमजोर हुआ होता है वो इम्यून सिस्टम थोड़ा तेज हो जाता है, मजबूत हो जाता है और जब हम टीकाकरण करते हैं तो टीकाकरण का पूरा लाभ मिलता है और पशु को पूरी रोग प्रतिरक्षा उपलब्ध हो पाती है। जी। यदि संभव हो तो प्रत्येक दिन प्रत्येक पशु को 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर और जो होता है टीकाकरण की से अतिरिक्त प्रबंधन पर भी हेल्प मिलती है और पशु हमारा निरोग रहता है। जी सर। सर मेरा पांचवा क्वेश्चन यही है कि डेयरी पशुओं में टीकाकरण के तनाव को कम करने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? डेयरी पशुओं में तनाव को कम करने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे टीकाकरण के पश्चात पशुओं की उचित देखभाल करने से उनके स्वास्थ्य को सुधारने में सहायता मिलती है एवं पशु का तनाव कम होता है। पशुओं को स्वच्छ एवं ताजा पानी और पूर्ण समुचित पोषण देना आवश्यक होता है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हों। इन पोषक तत्वों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल और विटामिन का सम्मिलित प्रयास होता है। पशुओं को नियमित व्यायाम कराना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु पशुओं को पर्याप्त समय आराम करने देना आवश्यक है, क्योंकि पशु के टीकाकरण के पश्चात पशु थकान एवं इंजेक्शन लगने के कारण डर महसूस करता है। अतः उन्हें प्राकृतिक वातावरण में विश्राम करने देना चाहिए और पशुओं को उचित तापमान और समुचित पानी देने से उनका तनाव कम हो सकता है, काफी हद तक कम हो सकता है। जी। इस क्रम में एक इंजेक्शन आता है लीमासॉल 75, ये 10 ml की मात्रा में इंट्रामस्कुलर विध से गर्दन में देने से पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। परंतु इसके साथ एक ड्रॉबैक ये है, कुछ पशुओं में जब टीकाकरण होता है तो टीकाकरण के इंजेक्शन से पशु डर जाता है और अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन को देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी पशु डर सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पाद रेस्टोबल के नाम से आता है, जिसको कि हम उपयोग कर सकते हैं और टीकाकरण के पश्चात 50 ml की मात्रा सुबह
और 50 ml की मात्रा शाम को 5 से 10 दिन तक दे सकते हैं। यह रेस्टोबल जो एक हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पाद है जो पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उसके साथ साथ पशु के तनाव को भी दूर करता है। तो रेस्टोबल एक अच्छा विकल्प हो सकता है पशु के तनाव को रोकने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और उसके तनाव को दूर करने के लिए। जी सर, मेरा छठा क्वेश्चन यही है कि एफडीएम टीकाकरण अभियान के अंतर्गत किस एज ग्रुप में पशुओं में टीकाकरण नहीं करना चाहिए? एफएमडी खुरपका मुंहपका टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 4 माह से जो छोटे पशु होते हैं उनमें एफएमडी का टीकाकरण नहीं किया जाता है। उसका कारण यह है कि 3 महीने 4 महीने की उम्र से पहले पहले पशु का रोग प्रतिरक्षा तंत्र जो है इतना सक्रिय नहीं होता है कि उस टीके को रिस्पॉन्स दे सके, बल्कि बीमारी कर सकता है। इसलिए हम 4 महीने से ऊपर के पशुओं को टीकाकरण करते हैं और 4 महीने से छोटे पशुओं को छोड़ दिया जाता है। 1 महीने बाद जब बूस्टर डोज लगती है उस समय उन पशुओं को कवर किया जाता है और उनका टीकाकरण किया जाता है। जी, तो सर आज के लाइव सेशन में मेरा एक आखिरी सवाल यही है कि एफडीएम टीकाकरण में कितने माह के गुणवत्तीय पशु का टीकाकरण नहीं करना चाहिए? इसमें जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के अनुसार खुरपका मुंहपका के टीकाकरण में 8 माह से ऊपर गर्भित गाय एवं भैंस में पशु का टीकाकरण नहीं किया जाता है। हालांकि ऐसे कोई एविडेंस प्रमाण नहीं है कि टीकाकरण करने से पशु में कोई गर्भित पशु में कोई नुकसान होता है, परंतु जब अंतिम त्रैमासिक अवस्था होती, त्रैमास गर्भ 8वें महीने के ऊपर जब 9वें महीने में गाय में और 10वें महीने में भैंस में यदि टीका लगाते हैं और पशु कहीं डर के कारण उछल के गिरता है तो चोट लगने के कारण एबॉर्शन की समस्या बन सकती है। इसलिए पशुओं में 8 महीने से ऊपर गर्भित पशु को टीका एफएमडी का नहीं लगाया जाता। जी सर। सर आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आज आपने अपना समय दिया। तो आज का हम कार्यक्रम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी किसान भाइयों को आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपको पता चला होगा कि टीकाकरण के महत्व क्या होता है। तो आज ही अपने जो पशुओं को टीका नहीं लगा है तो उसको टीका लगवाइए और उसे बीमारियों से बचाइए। और ये जो लाइव सेशन है वो जरूर देखिए ताकि आपको मदद मिल सके कि कौन से एज में आपको टीकाकरण करवाना चाहिए, किस पशुओं में या किस जानवरों में। तो धन्यवाद सर, आपका भी बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना समय दिया। वेलकम, वेलकम मैम, वेलकम।